हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तीसरी विधि एडवर्ब क्लॉज। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें कि कौन कौन से विधि अर्थात कौन कौन से तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, है ना। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हुए साधारण वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग कर लीजिए एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। तो एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके हम 9 ऐसे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। चलिए पहला तरीका है टाइम, यानी टाइम ऑफ एडवर्ब, यानी समय, है ना। यानी जिन साधारण, इसका मतलब क्या होता है कि जिन साधारण वाक्यों से समय का भाव प्रदर्शित हो अर्थात समय का बोध हो, उन वाक्यों को जोड़ने के लिए टाइम ऑफ एडवर्ब वाले कंजक्शंस का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जैसे इसके कुछ कंजक्शंस दिए हैं, व्हेन है, टिल है, अनटिल है, बिफोर है, आफ्टर, एज सून एज, व्हेन एवर आदि, है ना। इसमें से यदि आपको कुछ भी नहीं याद रहे तो सिर्फ आपको ये एक शब्द जरूर याद होना चाहिए। यदि आप सभी शब्दों को याद कर लेते अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं याद हो पा रहा है तो आप इस व्हेन शब्द को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जैसे भी समय का बोध होता है उसी हिसाब से व्हेन, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, वो वाक्य का हिंदी से समझ आता है कि हम क्या जोड़ेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं निबंध लिख रहा था। तो वह मेरे पास कब आया, थोड़ा हिंदी के सहारे समझिए, वह मेरे पास कब आया। अब यहाँ पे ये नहीं समझ पाओगे कि यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं, तो आपको हमने इसके पिछले वाले भी टॉपिक में, पिछले वाले भी वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको टूटी फूटी यानी थोड़ा बहुत समझने के लिए हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वह मेरे पास आया, मैं निबंध लिख रहा था। तो वह मेरे पास कब आया, जब मैं, देखो यहाँ पे निकल रहा जब मैं निबंध लिख रहा था। अगर इससे पूछो कि मैं निबंध कब लिख रहा था तो जब मेरे, तो गड़बड़ है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, जब मेरे पास है तब मैं निबंध लिख रहा, नहीं बल्कि मैं निबंध लिख रहा था तब वो मेरे पास है ना। तो इसका मतलब इस वाक्य को पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि व्हेन से जब कोई वाक्य जोड़ा जाता है तो व्हेन दोनों वाक्यों के बीच में नहीं होता है, ठीक है, वो वाक्य के शुरू में ही लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा व्हेन आई वाज राइटिंग एन एसे, जब मैं निबंध लिख रहा था तब। तो तब की जगह पे क्या लगाओगे, यानी यहाँ पे जहाँ फुल स्टॉप हम क्या लगाओगे, कामा, है ना, देन का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान देना। तब ही केम टू मी, तब वह मेरे पास आया। तो आपको हिंदी थोड़ा बहुत आना चाहिए, है ना। अगर हिंदी आपको मान ले पूर्णतया नहीं आती, ही माने वह, है ना, के मीन्स क्या होता है, आया, तो नहीं समझ पा रहे हो कोई बात नहीं, जबकि पास के लिए होता, मी माने मुझे, वहां आया मेरे, इसका मतलब मेरे पास, है ना, ऐसे भी समझ कर आप, है ना। आई माने मैं, वाज माने था, थी, है ना, और यहाँ पर राइटिंग माने लिख रहा, मैं था लिख रहा, एक आयन माने ऐसे, है ना, आयन ऐसे यानी एक निबंध, इसके अनुसार आयन ए का प्रयोग जैसे भी होता है, ठीक है, जैसे आ बुक, आ लेटर, है ना। तो इस तरीके से हिंदी समझकर आप पढ़ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या लगे, ठीक, क्योंकि समय का बोध हो रहा था कि जब मैं लिख रहा था तब आया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, आई वेटेड फॉर रमेश, मैंने रमेश का इंतजार किया। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, उसके आने तक इंतजार किया। तो इसका मतलब देखो समय का बोध हो रहा है, कब तक इंतजार किया, उसके आने तक, है ना। तो इसमें ऑलरेडी देखिए आप टाइम ऑफ एडवर्ब से रिलेटिव जो कंजक्शंस हैं, है ना, उनमें से ये टिल देखिए एक दिया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए हमें सीधा सीधा बना लेना। कैसे बनाएंगे, आई वेटेड फॉर रमेश, यहाँ पे जो टिल दिया टिल लिख, लेकिन एक चीज आपको बताते हैं
टिल हिज अराइवल दिया तो आपको लग रहा है कि टिल दिया है, बस अब क्या इतना छाप लेना। तो आपको एक चीज बता दें कि टाइम ऑफ एडवर्ब जो दिया है, अर्थात यहाँ पे जो भी कंजक्शन है, व्हेन है, टिल है, अनटिल है, बिफोर, आफ्टर, आई, सुन, है ना, व्हेन, ये जब दो वाक्यों के बीच में या फिर ऐसे इस तरीके से जोड़ा जाता है ना, व्हेन है तो है तो शुरू, व्हाइल में जबकि कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे जब बीच में ये कंजक्शन आएंगे, ठीक है, या शुरू में ही हो, कैसे भी हो, इस बात को याद रखना कि यहाँ पर सब्जेक्ट ही चाहिए। जैसे यहाँ व्हेन से जुड़ा कामा है, लेकिन यहाँ क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब इसमें सब्जेक्ट है नहीं, अब आपको लग रहा है ये है तो ये तो वही सब्जेक्ट है, ये तो वही वर्ब है, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग प्राणी हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए, यही आपको बताने के लिए ये दूसरा एग्जाम्पल लिया गया। क्या बताने के लिए कि यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट लिख रहा है, तो सब्जेक्ट पाओगे कहाँ से, तो आपको बता दें कि टिल अगर लगा के कभी भी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, टिल लगा के यहाँ पे पॉजेसिव और नाउन दिया हो, तो याद रखना पॉजेसिव को सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे और जो नाउन होगा उसको वर्ब में बदल देंगे, ठीक है। तो ये टेंस को देखते हुए ये भी उसी टेंस में रहेगा, ठीक है, यानी पास्ट है तो पास्ट है, तो ही अराइव्ड हो जाएगा। इसका मतलब मैंने रमेश का इंतजार किया उसके आने तक, ठीक है। चलिए, दूसरा इसका तरीका है प्लेस यानी स्थान, यानी प्लेस ऑफ एडवर्ब का प्रयोग करके। इसमें दो ही कंजक्शन होते हैं, वेयर और वेयर ईवर, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, क्या दिया कि नेहरू वेंट टू मैनी प्लेस से, है ना, नेहरू कई स्थानों पर गए। ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, प्रत्येक जगह उनका सम्मान यानी स्वागत किया गया। तो उनका कहाँ कहाँ स्वागत किया गया, यानी जहां जहां भी वे गए, जहां भी वे गए उनका वहां सम्मान किया गया, जहां भी। तो यहाँ देखिए जहां भी यानी वेयर ईवर का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, वेयर ईवर। अच्छा, वेयर का प्रयोग कब होता है, ये बातें आपने कंपाउंड सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब में भी देखा था, है ना, और कॉम्प्लेक्स में आपने इसके ठीक पहले वाले में एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी उसमें भी देखा था। तो इसलिए वेयर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्थान का यानी जिन वाक्यों में स्थान का बोध होता है वहां पर हम क्या लगाएंगे, वेयर और वेयर ईवर। लेकिन वेयर वाला एग्जाम्पल यदि आपको बताते हैं या नहीं भी बताते हैं तब भी आपको समझ लेना कि इसका कई बार प्रयोग आप कर चुके हैं, ठीक है। हेयर या देयर का भाव उत्पन्न होता है जिसमें, तो आप समझ लेते हैं कि हाँ, वहां पे वेयर ही लगेगा, ठीक है, हेयर और देयर का यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, जहां भी का मतलब वेयर ईवर, तो इसका मतलब इसके आगे क्या लग रहा है, वेयर ईवर। तो आपको एक चीज बता दें, ये दोनों कंजक्शन भी दोनों वाक्यों के बीच में होता है। तो हमें ये देखना है कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जिसमें लग रहा होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और जिसमें कुछ भी नहीं लगाना वो प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इसका मतलब ये वाला वाक्य पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ही वाज वेलकम्ड। जब कभी भी अगर इस तरीके से वाक्य उल्टा दिया हो और इसको पहले लिखना पड़े, तो एक चीज ध्यान देना, अगर यहाँ पे नाउन है वहां पे उसका प्रोनाउन है तो उसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पे नेहरू लिख देंगे, यहाँ पे ही, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, नेहरू वाज वेलकम्ड। अब एवरीवेयर जो शब्द है वो हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वेयर ईवर, वेयर ईवर, ठीक है। अब इसके पहले ये वेयर ईवर लग रहा, तो यहाँ अब यहाँ पे नेहरू दोबारा नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे ये नाउन और प्रोनाउन चेंज कर दिए थे ना। यहाँ पे हो जाएगा ही वेंट। अब टू मैनी प्लेसेस को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि अब थोड़ा हिंदी से समझिए, जबकि ये तो हट जाता है, लेकिन आप हिंदी समझिए। नेहरू का स्वागत प्रत्येक जगह किया, यानी नेहरू का स्वागत किया जहां भी वे गए, जहां भी वे गए। इसका मतलब जहां जहां भी वे गए, जिन जिन स्थानों पर गए उनका प्रत्येक जगह स्वागत किया। इसलिए वेयर ईवर लगने से ये भी हट गया और ये भी हट गया, ठीक है। चलिए तीसरा तरीका पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज का, रीजन ऑफ एडवर्ब। कौन सा, रीजन यानी कारण। अब यहाँ पे कारण के कुछ मुख्य कंजक्शंस दिए गए हैं, बिकॉज, एज, सिंस, फॉर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही इज वीक, वह कमजोर है, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो वह कमजोर है, क्यों कमजोर है, क्योंकि मैं उसे पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि क्या है, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर। तो कहाँ निकला ये बिकॉज, बिकॉज और एज, है ना, दोनों का मतलब होता है क्योंकि। इसका मतलब होता है सिंस और फॉर, इसका भी मतलब हो जाता है क्योंकि, लेकिन यहाँ पे के लिए, काहे के लिए, के लिए, है ना।
तो यहां पर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यदि साधारण वाक्यों से कारण का भाव स्पष्ट हो, कहे का भाव कारण का, तब उन वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन कंजक्शन में से यदि सबको भूल जाओ तो ये जरूर याद रखना। होता है मान लीजिए तमाम तरीके हैं, 9 तरीके हैं, है ना, तो इसमें यदि आप सभी शब्दों को भूल जाते तो एक शब्द, जैसे हमने टाइम वाले में तक सबको भूल जाओ लेकिन वह नहीं याद रखना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमने आसान वाले में तो 2 ही है, यानी वेयर और वेयर ईवर था। अब इसमें क्या है, तमाम है, जब जिसमें तमाम हो तो उसमें मुख्य शब्द को याद रखो, बिकॉज, ठीक है। तो मैं उसे पढ़ाऊंगा क्यों, क्योंकि वह कमजोर है। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज वाला पहला जो वाक्य दिया है ये ना होकर बल्कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि बिकॉज, तो किस में लग रहा है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला होता है वह उसी में यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज लग कर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। अर्थात अपनी भाषा में समझ सकते हो कि एडवर्ब क्लॉज ये बन, यानी जिसमें रीजन प्रकट किया गया। क्या रीजन है कि उसको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वह कमजोर है, तो बिकॉज ही इज वीक। तो ये बात आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले कि हमें उस वाक्य का हिंदी बनाते हुए ये समझना है कि इसमें क्या प्रदर्शित हो रहा है, यानी काहे का भाव इसमें प्रकट हो रहा। तो इसमें हमने देखा कि रीजन का भाव यानी कारण का भाव प्रदर्शित हो रहा था, इसलिए हमने किस कंजक्शन का प्रयोग किया, बिकॉज का। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यानी अगला तरीका देखते हैं। चौथा तरीका कंडीशन यानी शर्त, जिसको क्या बोलते हैं, शर्त। इसके कुछ कंजक्शन हैं, इफ है, इन केस, अनलेस है, ठीक है, होते तमाम है, लेकिन इसमें आपको यदि आप सभी को भूल जाए पर इसको और इसको जरूर याद रखना, क्योंकि ये दोनों थोड़ा अलग अलग तरीके से समझना। स्थान सबका एक ही जगह है, जैसे डू नॉट वर्क टू मच, अधिक काम मत करो या मत करिए, यू विल लॉस योर हेल्थ, आप अपना स्वास्थ्य खो दोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो शर्त रखी जा रही है कि यदि, है ना, जैसे आप शर्त रखते हैं यदि तुम आओगे तब हम जाएंगे, है ना, तुम पढ़ोगे तो हम पढ़ें, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि कठिन परिश्रम करते हो तब पास हो जाओगे। तो ये सारे वाक्य क्या होते हैं, शर्त वाले होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको बता दें ये वाक्य आपको इम्परेटिव में ज्यादातर मिलेगा ना, ज्यादातर किस में मिलेगा, यदि करते हो, है ना, यदि करते हो। तो हमने ये बताया कि जब ये बन चुका होता तब उस वाक्य को हमने बोल के आपको बताया। लेकिन जब क्वेश्चन दिया होगा तो आपको बता दें कंडीशन वाले में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का भाव क्रिएट करता है वो इम्परेटिव में दिया रहेगा, या तो निगेटिव में करके दिया या तो डायरेक्टली वर्क टू मच, है ना, इम्परेटिव में या तो निगेटिव के रूप में रहेगा या अफर्मेटिव रूप में रहेगा। तो वो किसी भी रूप में रहे हमसे इससे नहीं मतलब, हमें क्या करना, इफ है। तो जब हम इफ का प्रयोग करेंगे तो निगेटिव वाला तो डू नॉट से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट यू हाइड होता है उसको यहाँ पे प्रदर्शित करना होता है, अर्थात लिखना होता है, ठीक है। इफ यू वर्क टू मच, यदि तुम अधिक काम करते हो तो यहां क्या हो जाएगा, तो यू विल लॉस योर हेल्थ, तो तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। देखो यहाँ पे शर्त रखी जा रही है, यानी शर्त प्रकट हो रहा। तो जिस वाक्य में शर्त प्रकट होगा यानी शर्त का भाव क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा, बोध होगा, उसी वाक्य में हम शर्त वाले जो कंजक्शंस होते हैं जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं साधारण वाक्यों को, ठीक है। इसका देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे अनलेस, अब आप इनकेस लगाओ चाहे इफ लगाओ, दोनों यानी इनकेस का मतलब बशर्ते, है ना, बशर्ते कठिन परिश्रम यानी ज्यादा मेहनत ना करो नहीं तो अपना स्वास्थ्य खो दोगे ना। चलो अब यहाँ पे देखिए अनलेस का प्रयोग होगा यहीं पे, लेकिन लिखा जाएगा ऐसे जैसे हमने अभी आपको बताया, ये विकास दोनों वाक्यों के बीच में, ठीक है। इसी तरह जब अनलेस का प्रयोग होगा ये व्हेन की तरह शुरू में ही रहेगा, लेकिन अनलेस का प्रयोग जब होगा तो जैसे विकास है ये सारे शब्दों की तरह होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा लेकिन वाक्य ये, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर अथवा करके आप समझिएगा कि यू विल लॉस योर हेल्थ, है ना। यहां पर क्या होगा, इफ की जगह पर अनलेस जोड़ के चेक करते हैं, अनलेस यू वर्क टू
मच। थोड़ा इसकी हिंदी समझिए कि क्या हमने इसका इसका और इसका प्रयोग किया तो क्या होगा। तो आपको बता दें इफ और इन केस दोनों का प्रयोग करोगे यहीं पे शुरू में ही, लेकिन जब इसका प्रयोग इसकी जगह पर होगा तो ये वाक्य पहले लिखोगे और ये वाक्य बाद में लिखोगे। लेकिन एक अंतर है, समझिएगा क्यों, क्योंकि अनलेस देखो निगेटिव का भाव है वो। तो यहाँ देखिए करा कि तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे जब तक अधिक काम नहीं करोगे, और जबकि यहाँ क्या है, यदि तुम अधिक काम करोगे तो अपना स्वास्थ्य खो दोगे। तो इसका मतलब देखो का अनलेस लग जाने से जिस वाक्य में अनलेस लगा वह वाक्य निगेटिव में हो गया। तो इसका मतलब ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज वाला वाक्य भी क्या होना चाहिए, निगेटिव में होना चाहिए। अब देखो हिंदी एकदम बेहतर निकले है ना। जब दिया ना अनलेस है कब तक, यानी तुम अपना स्वास्थ्य नहीं खोगे कब तक, जब तक अधिक काम नहीं करोगे। मतलब अधिक काम नहीं करोगे तो स्वास्थ्य नहीं खोगे, अधिक काम करोगे तो स्वास्थ्य खोगे। समझ में आई बातें, क्लियर। अनलेस का प्रयोग हो जाने पर जगह सबका एक ही है, ठीक है। मतलब जिस वाक्य में ये लगेगा उसी वाक्य में ये भी लगेगा, उसी वाक्य में ये भी लगेगा, लेकिन फर्क ये है कि अनलेस जब लगाओगे तो इस वाक्य को इधर लिखोगे और इस वाक्य को इधर लिखोगे, और अनलेस लग जाने से ये वाक्य निगेटिव के अर्थ में होगा, इसलिए इस वाक्य में भी नॉट का प्रयोग कर देना अर्थात निगेटिव बना देना। ठीक, चलिए पांचवा तरीका समझते हैं। एडवर्ब क्लॉज का पांचवा तरीका है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, जो कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना। इसके अंतर्गत कौन से कंजक्शन होते हैं, एज डैश एज है, सो डैश एज है और देन, है ना। और बाकी होते हैं, लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही तीन ही कंजक्शन हैं, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया, सीता इज ब्यूटीफुल और सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। तो आपको एक चीज बता दें, एज डैश डैश एज का प्रयोग अफर्मेटिव में यदि वाक्य होगा तो किया जाएगा, है ना, और सो डैश डैश एज यदि निगेटिव में होंगे तब किया जाएगा। और इन दोनों का प्रयोग समान तुलना में किया जाता है, जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, सरला भी उतना ही सुंदर है। मतलब दोनों की देखिए जो सुंदरता वाली तुलना की जा रही है वो बराबर है। तो इसलिए जब बराबर की तुलना होगी तो आज डैश डैश एज या फिर सो डैश डैश एज का प्रयोग करेंगे। पर इतना याद रखना है कि यदि अफर्मेटिव में सरल साधारण वाक्य होंगे तो आज डैश डैश एज, अगर निगेटिव में होंगे तो सो डैश डैश एज, ठीक है। और कम ज्यादा की तुलना होगी तब देन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल समझते हैं। सीता इज ब्यूटीफुल, है ना, सीता सुंदर है, और यहाँ पे देखिए सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, सरला उतना ही सुंदर है। तो यहाँ पे हमें जो डैश डैश का मतलब, इसका मतलब क्या है समझना है। चलिए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम। सीता इज, अब देखिए यहाँ पे जो डैश डैश है तो डैश डैश की जगह पे एडजेक्टिव जो विशेषता बताई जाएगी, तुलना की जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव वाले वर्ड होंगे उसको रखा जाता है, उसको रखा जाता है, ठीक है। इसके यानी डैश डैश की क्या रखेंगे, एडजेक्टिव, क्या रखेंगे, एडजेक्टिव, चाहे वो सो डैश डैश एज हो चाहे आई डैश डैश एज हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एज डैश डैश की जगह पे ये पहले वाक्य में ही आप फोकस करेंगे, ठीक है, ब्यूटीफुल। तो कंपैरिजन का मतलब होता है जिन वाक्यों से तुलना का भाव प्रदर्शित हो उन वाक्यों को जोड़ने के लिए, अर्थात उन वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम आज डैश डैश एज, सो डैश डैश एज और देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतने तीन कंजंक्शन काफी है। चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए एज, ठीक है। तो डैश डैश क्या रखेंगे, एडजेक्टिव। अब रही बात अगला वाक्य जिसकी तुलना इसके बराबर कराई गई है, उसमें से सिर्फ सब्जेक्ट आपको पकड़ के यहाँ पर रख देना है, बस बाकी का जितने भी शब्द उसको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। इस भ्रम में मत रहना कि इसको क्या करे इसको क्या करे, कुछ नहीं करना है। जितना आपको बता रहे हैं उतना आप समझिएगा। यदि नहीं यकीन है तो आप अपनी किताब उठाइए, उसमें एग्जाम्पल में देखिए, उस एग्जाम्पल में भी इसी तरीके से दिया हुआ है। यदि कोई आपको एक्सरसाइज मिलता है इससे रिलेटिव तो आपको इसी तरह करना है। कोई भी अध्यापक, कोई भी टीचर आपके आंसर को नहीं काटेगा, जो तरीका आपको बता रहे हो उस तरीके से यदि आप करते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, लीला इज मोर इंटेलिजेंट, लीला अधिक कुशाग्र है यानी बुद्धिमान है, और आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। तो यहाँ देखिए ज्यादा उसको बता जा रहा मुझे कम, है ना। तो कम और ज्यादा की जब कंपेयरिंग की जाती, तुलना की जाती, तब काहे प्रयोग करेंगे, देन। लेकिन इसका प्रयोग करेंगे कहाँ, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। लीला इज मोर
इंटेलिजेंट, यानी पहले वाक्य में जो आपका पॉजिटिव डिग्री के रूप में, जैसे यहाँ पे तो इसको बीच में रखते हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री के रूप में है ना होता है, तो यहाँ पे मोर से पता चलता है कंपैरेटिव डिग्री के रूप में ये आपका एडजेक्टिव लिखा हुआ है। उसी के जस्ट बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, यानी किसके बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद। ठीक है, और ऑलरेडी अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, जैसे लीला, जैसे है ना, अब पहली बात तो कुछ तो संकेत दिया होगा, लेकिन नहीं दिया रहेगा तो आपको बनाना पड़ता है। कंपैरेटिव डिग्री का रूल से आप कंपैरेटिव डिग्री में जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां से समझ लेना। अब वहीं से आपको बता दें कि पॉजिटिव डिग्री आपका इस तरीके से होगा, जिसका उच्चारण डबल्स यानी प्रोनाउंसिएशन दो या दो से अधिक शब्दों में होता है, उससे पहले मोर लगता है। यदि सिंगल में हो रहा तब उसमें ER लगता है। ठीक है, जैसे स्ट्रांग है तो स्ट्रांगर है ना, हैवी है तो हैवियर। चलिए, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि पहले वाले वाक्य को जिसकी अधिक है ना, या मान लो जिसका कम, मतलब अब भाई देखो वो अधिक है वो कम है तो मैं उसके अपेक्षा कम हूँ, उसके अपेक्षा कम हो तो भाई ठीक है ये भी सही है, उसके अपेक्षा अधिक हो वो भी सही है। तो चाहे जिसको लिखो कम या ज़्यादा दोनों में तुलना होती है, तो चाहे आप जिसको लिखो इसमें स्वतंत्र हैं आप। ठीक है, लेकिन याद रहे, जैसे मान लीजिए इस वाक्य को हमने पूरी तरीके से लिखा और कंपैरेटिव डिग्री वाले शब्द को लिख लिया, उसके बाद देन लगाएंगे, अगले वाक्य से सिर्फ सब्जेक्ट लाना है, बस क्या लाना है, सब्जेक्ट, जैसे इसमें आज के बाद। ठीक, चलिए अगला तरीका है कंट्रास्ट यानी अंतर, यानी जिसको हम बोलते हैं विरोध। इसमें इसके अंतर्गत आने वाले कंजक्शन क्या है, दो, ऑल दो और इवन इफ है ना, दो यद्यपि, ऑल दो यद्यपि, इवन इफ मतलब बशर्ते। चलिए यहां पर एग्जाम्पल देखिए, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। इसका मतलब वह गरीब है परंतु, यहाँ पे कहे का भाव निकला बट का, कहे का भाव निकला बट का। तो आपको बता दें जहां पे बट का भाव निकलेगा, यदि बट लगा देते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। इसलिए याद रखना, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स बनाने की बात आएगी उसकी हिंदी जब आप बनाएंगे तो बट ही निकलेगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये वाले वाक्य में बट निकल रहा है, अगर बट लगा दो कंपाउंड बन जाए। तो आप अपने तरीके समझिए कि ही इज पुअर, वह गरीब परंतु वह ईमानदार। तो इस वाले वाक्य में बट लगता है, तो इस वाले वाक्य में बट न लगा करके इस वाले वाक्य में आप दो, ऑल दो, इवन इफ कुछ भी लगा सकते हो। यानी आपको अपने तरीके समझना है, तो आपको इसी तरीके समझना जैसे आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, अन्यथा आप हिंदी पढ़ेंगे तुरंत आपको ये लगेगा कि सर ने कहा हिंदी के सहारे से करना, हिंदी आप पढ़ेंगे लगेगा बट लगा, लेकिन बनाना क्या है, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इसलिए बट का प्रयोग न करते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ बट लग रहा है तो यहाँ पर हम दो या ऑल दो का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यद्यपि, इसका अर्थ क्या होता है, यद्यपि अर्थात बशर्ते वह गरीब है ना, यद्यपि वह गरीब है फिर भी। तो आप देख लीजिए बट वाले कंपाउंड में देखा था यद भी होता था, तो देखो फिर भी का अर्थ निकला ना, जैसे बट न लगा फिर भी, देखो चक्कर वह गरीब है फिर भी एट है, तो ये इसका मतलब दो, ऑल दो जिस वाक्य में लगता है उसके बाद फुल स्टॉप जगह जहाँ कॉमा होता है वहाँ फिर भी का अर्थ निकलता है। तो चाहे आप ऑल दो लगा दो चाहे आप दो लगा दो, ठीक है। यद्यपि वह गरीब फिर भी वह क्या है, ईमानदार। और आपको एक चीज बता दे, इसको शॉर्ट मत करना जैसे आप वहां पे करते थे कंपाउंड में, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा वाक्य लिखा जाएगा। ठीक है, यद्यपि वह गरीब फिर भी वह संतुष्ट, फिर भी वहां ईमानदार है। ठीक है, तो आप अपने तरीके समझेंगे कि जिन साधारण वाक्यों से विरोध अर्थात कंट्रास्ट का भाव प्रदर्शित हो, बोध हो, उन वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए दो, ऑल दो या इवन इफ का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला तरीका समझते हैं, एडवर्ब क्लॉज का सातवां तरीका रिजल्ट। इसके अंतर कौन सा कंजक्शन आता है, सो डैट डैश डैट, बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना, सो डैट डैश डैट। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्पस वाले में सो डैट आपने सुना होगा ताकि, लेकिन सो डैट डैश डैट नहीं सुना होगा ना। चलिए आज आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया, ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, ही कुड नॉट बाई दिस बाइक, वह इस बाइक को नहीं खरीद सकता था, है ना, यानी नहीं खरीद सका। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता दी कि सो डैट डैट डैश का समझना अपनी भाषा में आपको बताते, ठीक है। और बाकी किताबी भाषा में यही है कि यदि साधारण वाक्यों से परिणाम का भाव प्रदर्शित हो तो उन वाक्यों को जोड़ने के लिए रिजल्ट ऑफ एडवर्ब वाले कंजक्शन का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं।
लेकिन अपनी भाषा में कैसे समझोगे आपको बता दें। यहाँ देखिए ही वॉज वेरी पुअर, यदि किसी वाक्य में ध्यान देना, जैसे मान लो वह बहुत गरीब है, वह नहीं खरीद सका इसे यानी इस बाइक को, तो इसका मतलब वह इतना गरीब है कि, है ना, इतना डैश डैश की, इसका अर्थ क्या होता है, इतना डैश डैश की, समझना। अब इसका जो सो शब्द है वो कहाँ पे लिखा जाएगा, तो आपको बता दें कि यदि आपको सिंपल वाक्य कोई इस तरीके से, यानी कोई इस तरीके से एक्सरसाइज मिलेगा, उसमें यदि मुख्य क्रिया ना होकर इज एम वाज वर ही मुख्य क्रिया का कार्य करे और उसमें वेरी या क्विएट शब्द आ जाए, वेरी या क्विएट शब्द आ जाए, ठीक है, तो वेरी या क्विएट शब्द आ जाएगा तो उसको वाक्य को जोड़ते समय उसके जगह पे सो का प्रयोग कर दिया जाता है। किसका? सो का। तो जैसे आप देखिए ही वाज सो, क्या हो गया? वाज सो, और डैश डैश की जगह पे जो वेरी वाले अर्थात जिसमें मुख्य क्रिया नहीं होगी उसमें वेरी होगा और उसके बाद एडजेक्टिव होगा, तो उस एडजेक्टिव को डैट डैश की जगह पे लिखेंगे। किसकी जगह पे? डैट डैश की जगह पे, और दैट का प्रयोग कनेक्टिव के रूप में यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो देख रहे हैं आप, वह इतना गरीब है, डैट डैश की, देखो डैट डैश जब कोई एडजेक्टिव आया ना, वह इतना गरीब है कि ही कुड नॉट बाई दिस बाइक। तो परिणाम क्या है कि न खरीद, क्योंकि ध्यान देना, वह गरीब है, इसी का परिणाम है कि वह नहीं खरीद सकता, है ना। तो यहां पे आप ध्यान देंगे कि यदि वेरी या क्विएट आएगा और मुख्य क्रिया नहीं होगी तब, नहीं तो मुख्य क्रिया हो तब भी वेरी जगह शो कर दो, इस बात को ध्यान देना। इस तरीके से यदि कोई एक्सरसाइज मिलता है तब आप वहां पे रिजल्ट ऑफ एडवर्ब वाले कंजक्शन यानी सो डैट डैश डैट का ही प्रयोग करेंगे, और सो किसकी जगह पर लिखा जाएगा? वेरी या क्विएट। आप अपने तरीके से समझिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन में वेरी या क्विएट नजर आएगा, इस तरीके से होगा, मुख्य क्रिया ना होते हुए इस तरीके से होगा, तो उसमें 102% सो डैट डैश डैट ही लगेगा और सो का प्रयोग इनकी जगह पे हो जाएगा, डैट का प्रयोग कनेक्टिव के रूप में हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला तरीका है पर्पज, ठीक है, उद्देश्य। तो अब यहां पे देखिएगा, जिन साधारण वाक्यों से उद्देश्य का भाव प्रदर्शित हो यानी उद्देश्य का बोध हो, उन वाक्यों को जोड़ने के लिए पर्पज और एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पर्पज वाले कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको हिंदी के सहारे से। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता। तो ये एक्सरसाइज में आप देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन आपको सिंपल सेंटेंस बनाने वाले विधि में इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जाकर आप पेज पलट कर देखिए किताब में, ठीक है, यदि किताब है आपके पास उठा के देखिएगा और उसमें खोलिए इन्फिनेटिव का, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जो दी होगी हेडिंग, उसमें का जो एक्सरसाइज होगा, क्वेश्चन होगा, सेम बिल्कुल इसी तरह से होगा। यानी उसने कठिन परिश्रम किया काहे के लिए? टू पास, है ना, पास होने के लिए। लेकिन अगर उठा के इसको आप जब इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल वही है, लेकिन याद रखना यदि कॉम्प्लेक्स बनाना है तब यहाँ पे टू इन्फिनेटिव नहीं लाओगे। तब क्या करोगे? समझना, उसने कठिन परिश्रम किया, वह पास होना चाहता है, तो कठिन परिश्रम काहे के लिए किया? ताकि वह पास हो सके, ताकि वह पास हो सके। तो एक चीज आपको बता दें, यदि यहाँ पर इन ऑर्डर दैट और सो दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे कनेक्टिव के रूप में, तो याद रखना, चाहे यहाँ पे आप सो दैट का प्रयोग करो चाहे इन अदर दैट, दोनों का अर्थ होता है ताकि, दोनों का अर्थ क्या होता है? ताकि, ठीक है, दोनों का अर्थ होता है ताकि। आपको बता दें अगर इन कंजक्शनों का प्रयोग यहाँ पे कनेक्टिव के रूप में करते हैं तो जो अगला वाक्य अर्थात जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला वाक्य होगा उसमें यहाँ कुछ भी वर्ब हो, ठीक है, वांटेड तो वांटेड हो तो उद्देश्य प्रकट करने के लिए ही आया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्ब होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी, यहाँ पर टेंस के अनुसार में या माइट हो जाए। कौन से? ये वाले उपवाक्य के अनुसार, ठीक है, पहले वाले उपवाक्य के अनुसार। यदि ये पास्ट में है तो यहाँ पे माइट हो जाएगा, यदि प्रेजेंट में है तो यहाँ पर में हो जाएगा, और जो आपको इन्फिनेटिव के रूप में दिख रहा है उसको फाइनाइट में बदल देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, इन ऑर्डर दैट और सो
सो दैट, अपनी भाषा में समझना कि इनका प्रयोग जिस वाक्य से पहले किया जाएगा कंजक्शन के रूप में, उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में टेंस के अनुसार में या माइट का प्रयोग कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, पर्पज वाले तरीके का दूसरा एग्जाम्पल, वाक्य केयरफुली। अब लिस्ट का प्रयोग से संबंधित अगर वाक्य केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलिए, यू मे डाउन फॉल, तुम गिर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि तुम सावधानी पूर्वक चलिए, नहीं सावधानी पूर्वक चलिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वाक्य केयरफुली। अब थोड़ा सो दैट जोड़ के चेक कर लो, है ना, चेक करिए, देखिए सही है गलत है, इन अदर डेट या सो दैट बस चेक करो। यहाँ दिया ना, वाक्य केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलिए ताकि आप गिर सकें, ताकि आप गिर सकें। ऐसा तो नहीं बोला जाता ना कि संभल के चलो ताकि गिर जाओ, नहीं, बल्कि ऐसे बोला जाता कि संभल के चलो कहीं ऐसा ना हो। जैसे रोड पे चल रहा हो तो कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई साथी आपका, है ना, तो संभल के चलो, एक साइड चलो, एक तरफ से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट। तो कहीं ऐसा ना हो, तो लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, है ना। तो संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन का प्रयोग होगा, लेस्ट। तो वाक्य की हिंदी आप जब बनाएंगे तो आपको खुद में खुद पता चल जाएगा भाई वहाँ पे उद्देश्य प्रकट हो रहा है। उसका उद्देश्य यही है कहने का कि भैया संभल के चलो नहीं गिर जाओगे, सही चलोगे तो उसका वो परिणाम, वो उसका वही उद्देश्य निकल रहा है कि भैया गिर ही जाओगे, ठीक है। उसका कहने का उद्देश्य यही है कि संभल के चलो नहीं तो गिर जाओगे, है ना। तो आपको एक तरीका और बताते हैं इसमें कि यहाँ पे अगर आप सो दैट लगाए तो देखो गड़बड़ है ना, तो अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, लेस्ट, कहीं ऐसा संभल के चलो कहीं ऐसा ना गिर जाओ, तो यू, है ना, यू। अब यहाँ पे आपको बताते जब लेस्ट का प्रयोग कनेक्टिव के रूप में किया जाता है, जब लेस्ट कंजक्शन का प्रयोग कनेक्टिव के रूप में किया जाएगा पर्पज वाले तरीके से, है ना, तब यहाँ ध्यान देना जिस वाक्य में लेस्ट का प्रयोग आप करेंगे उस वाक्य में कोई भी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पर शुड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, शुड। इस बात को याद रखना, इन अदर दैट सो दैट के साथ यदि हम यानी इन अदर दैट और सो दैट को कंजक्शन के रूप में यदि हम जोड़ते हैं, यानी कनेक्ट कंजक्शन को कनेक्टिव के रूप में यदि हम जोड़ते हैं तो जिस वाक्य में जोड़ेंगे टेंस के अनुसार में अमाउंट हो जाएगा। और लिस्ट को जब हम कनेक्टिव के रूप में जोड़ेंगे तो जिस वाक्य में जुड़ा होगा उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो वहां पे शुड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, चाहे नोट में लिख लेना आपने, ठीक है। चलिए लास्ट तरीका है माइनर, ढंग, यानी जैसी करनी उसी भरनी, ठीक है। अर्थात तरीका होता है, यानी अपनी भाषा में भी बोल जाए, जैसे जैसे बोगे वैसे काटोगे, है ना, या फिर बोल दिया गया जैसे वो कर रहा है उसे वैसे करने दीजिए। जैसे कोई बच्चा कुछ कर रहा था ना, यानी कोई लिख रहा था उसको जैसे वो लिख रहा है वैसे लिखने दीजिए, जैसे वो खा रहा है उसे वैसे खाने दीजिए, जैसे जा रहा जाने दीजिए। तो ये सारे वाक्य क्या होते हैं, माइनर ऑफ एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज का ये 9वां तरीका। समझिएगा इसका क्वेश्चन, ही राइट्स इट, वह इसे लिखता है, डू राइट इट इन द सेम वे, उसे ठीक वैसे लिखने दीजिए। तो आपको अगर हिंदी नहीं आती तो इसमें एक ट्रिक आपको बताते हैं। क्या बताते हैं कि जो प्रिंसिपल क्लॉज वाला वाक्य होगा उसमें इन द सेम दिया होगा, क्या होगा, या फिर द सेम दिया होगा, क्या दिया होगा भाई, इस तरीके से। तो द सेम वे, ठीक उसी तरीके से। तो जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे जिस वाक्य में द सेम वे आपको मिलेगा तो वहां पे 102% माइनर वाला ही कंजक्शन प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखो, चाहे ना याद रखो, इसको जरूर याद रखना आयज को, ठीक है। जबकि रीजन वाले में भी आयज आया था वो कारण बताने के लिए ना, बिकॉज, क्योंकि, ये क्योंकि का भी अर्थ होता है और जैसे का भी अर्थ होता है। चलिए तो कौन से वाक्य को पहले लिखे, ये वाले वाक्य को, ठीक है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज वाले वाक्य में ही द सेम दिया रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू राइट इट, उसे इसे लिखने दीजिए, कैसे, ठीक वैसे, यानी जैसे ही राइट्स, देख रहे हो आराम से। तो इन द सेम वे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और वो इसी के अनुसार है यहाँ पे लगाया गया, ठीक है, उसी को समझते हुए। तो आपको समझ में आया ये कैसे करना है माइनर वाले को, यानी जैसे, यानी उसे लिखने, यानी इसे लिखने दीजिए जैसे वह लिख, यानी कोई ना कोई चीज लिखता है, वही चीज के बारे में बोला जा रहा है
वही की जगह पीट दिया है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आज हमने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का तीसरा तरीका एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का विधि आपको बताया। इसमें जितने भी तरीके थे, 9 तरीके थे, हमने 9 तरीकों को कंजक्शन के साथ एग्जाम्पल सहित समझाने का प्रयास किया। यदि आपको हमारी पढ़ाई, हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।